हेलो एवरीवन, दिस इज शालू सुनेही एंड वेलकम टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से पद्य खंड यानी कि कविता खंड का चौथा पार्ट, जिसमें दो कविताएं सम्मिलित हैं, पहली बनारस और दूसरी दिशा, दोनों को पढ़ेंगे। इन दोनों ही कविताओं के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह। इस पाठ में दोनों कविताएं सम्मिलित हैं और इस वीडियो में हम दोनों ही कविताओं को कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली कविता बनारस के साथ। बनारस। अपनी कविता की शुरुआत करने से पहले हम बनारस शहर के बारे में और इस कविता का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि इस कविता में केदारनाथ सिंह क्या कहना चाहते हैं। बनारस, जिसे उत्तर प्रदेश का ये एक शहर है और इसे अपनी सांस्कृतिक वैभव के लिए हम जानते हैं। इसका एक धार्मिक महत्व है, चूंकि ये जो शहर है बनारस, ये बहुत ही प्राचीनतम शहर है और ये अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। शिव की नगरी कहा जाता है इसे, और यहाँ पर गंगा जो है बहकर निकलती है, इसीलिए एक विशिष्ट आस्था का केंद्र है। लोग जो है इसे धार्मिक महत्व की जगह मानते हैं और यहाँ पर हमेशा आरती पूजा, इसके घाटों और बनारस के घाटों पर हमेशा आरती होती ही रहती है। इसके साथ एक मिथ की आस्था भी जुड़ी हुई है। मिथ की आस्था मतलब ऐसी मान्यता है कि जो काशी और जो गंगा है वो यहाँ पर स्थित है बनारस में, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मोक्ष प्राप्ति जो है वो बनारस में होती है। मोक्ष प्राप्ति की जो अवधारणा है वो बनारस से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो काशी में जो भी इंसान की मृत्यु होती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ गंगा में आप जानते ही हैं कि ऐसा माना जाता है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो उसी तरह जो मोक्ष की प्राप्ति की अवधारणा है वो बनारस से जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं कि जो काशी है ये एक प्राचीन और आध्यात्मिक भव्य नगर, प्राचीन भी और आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और आधुनिकता का समाहार हो रहा है। बनारस शहर में जो अपनी सांस्कृतिक वैभव के लिए, अपने धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है, वहां पर अब धीरे धीरे आधुनिकता का समाहार हो रहा है। मतलब आधुनिक जीवन जो शैली है वो सब अब उसमें आती जा रही है। और इसी तथ्य से हमें इस कविता में जो कवि केदारनाथ सिंह है वो अवगत कराते हैं कि एक जगह बनारस में, एक जगह तो यहाँ बनारस में आध्यात्मिकता है और दूसरी तरफ आधुनिकता है। बनारस अपने सांस्कृतिक वैभव को एक तरीके से बनाए हुए है। पूजा, आरती, शंख, इन सब की ध्वनियां हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ हमें आधुनिकता भी दिखाई देती है बनारस। धीरे धीरे बनारस जो है अपनी आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता को भी ले रहा है। ये कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों के बारे में बताती है। पुरातन शहर, जो पुराना शहर, बनारस एक बहुत पुराना शहर है और ये बहुत पहले से ही एक सांस्कृतिक वैभव का जो परिचय वो देता आ रहा है। बनारस शहर आज एक मिथकीय शहर बन चुका है और ये कविता इस शहर की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। जो बनारस शहर है ये यहाँ पर हमें इस तथ्य से अवगत कराता है कि एक तरफ जो बनारस है उसमें किस तरह आधुनिकता का समाहार हो रहा है, तो दूसरी तरफ वो अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी सांस्कृतिक वैभव को बनाए हुए, और इसी दार्शनिक तथ्य के माध्यम से हमें इस कविता का पाठ करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कविता की। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मंडवा डी की तरफ से उठता है एक धूल का बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। बनारस, इस शहर मतलब बनारस में जो वसंत है वो अचानक आता है। वसंत जब आता है तो उसकी सूचना पहले से हमें नहीं होती है। बनारस शहर में जब वसंत आता है तो उसकी सूचना पहले से नहीं मिलती है। हमने देखा है, इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था वसंत आया, उसमें हमने पढ़ा था ना कि जो वसंत जब आता है तो किस प्रकार से प्रकृति जो है उसमें परिवर्तन होता है। प्रकृति में जो कोयल है, भंवरे हैं, गुंजार करने लगते हैं। जो भंवरे हैं, जो फूल है वो खिलने लगते हैं, आम के बौर आने लगते हैं। ये सब परिवर्तन जब प्रकृति में होते हैं तो हमें पता चलता है कि वसंत आ रहा है। लेकिन जब बनारस शहर में वसंत आता है तो वो अचानक आता है। उसकी सूचना हमें प्रकृति में ऐसे नहीं मिलती है। और हमें कैसे पता चलता है वसंत आ रहा है? बनारस शहर में वसंत जब आता है तो कवि कहते हैं कि मैंने देखा है जब बनारस में वसंत आता है तो लहर तारा और मंडवा डी, ये दो बनारस के मोहल्ले हैं, बनारस की दो जगहें हैं,
तो बनारस की दो जगह लहरतारा और मंडवा डी की तरफ से एक धूल का बवंडर उठता है। बवंडर मतलब आंधी। जब वसंत आता है बनारस में तो मंडवा डी और लहरतारा की तरफ से एक धूल का बवंडर उठता हुआ दिखाई देता है। और इस धूल की बवंडर यानी कि इस धूल की आंधी के कारण जो ये पूरा शहर है, जो पूरा बनारस शहर है, इसकी जीभ जो है किरकिराने लगती है। किरकिराना आपने सुना होगा, जैसे गांव का ये देहाती शब्द है, देशज शब्द है, जिसमें कहते हैं जब मुंह में मिट्टी आने लगती है तो जो मुंह है या जीभ जो है वो किरकिराने लगती है। तो यहाँ पर शहर की जीभ किरकिराने लगती है? नहीं, शहर की जीभ थोड़ी होगी, जीभ तो मनुष्य की होगी। तो यहाँ पर कहना यही चाह रहे हैं कि जो इस बनारस शहर के जो लोग हैं उनकी जीभ किरकिराने लगती है। जब वसंत आता है तो एक धूल का, एक आंधी का बवंडर जो है वो उठता है। कहाँ से? लहरतारा और मंडवा डी जो बनारस के मोहल्ले, इन मोहल्लों से धूल का बवंडर आता हुआ दिखाई देता है और पूरे शहर की जीभ जो है, पूरे शहर के लोगों की जीभ किरकिराने लगती है। प्रश्न देख लेते हैं, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? बनारस में हमने देखा कि जो वसंत है उसका आगमन अचानक होता है। जब वसंत का आगमन होता है तो बनारस के मोहल्ले लहरतारा और मंडवा डी की तरफ से एक धूल की आंधी उठती है और पूरे शहर पर इसका ये प्रभाव पड़ता है। पूरे शहर के लोगों की जो जीभ है वो किरकिराने लगती है। इसका ये प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, या अर्थात ये निकलता है यहाँ पर कि जो वसंत है उसके आगमन की सूचना यहाँ पर प्रकृति में परिवर्तन या फूल खिलने से या पेड़ों पे नए पत्ते आने से, या कह सकते हैं कि जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं उनसे नहीं पता चलता, अपितु यहाँ पर एक अचानक वसंत का आगमन होता है और लोगों की जो जीभ है वो धूल से किरकिराने लगती है, चूंकि यहाँ पर आंधी का बवंडर आता है। आगे देखते हैं, जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। सुगबुगाना मतलब सुगबुगाता। सुगबुगाना मतलब होता है जागने की क्रिया, जागने की क्रिया या जागरण। तो जो है वो तो जगता ही है, जो है वो दिखता है। बनारस शहर में जो कुछ है वो हमें दिख जाता है, उसकी जागने की प्रक्रिया हल्की सी पता चल जाती है। और जो नहीं है उसकी भी पचखियां हमें देखने को मिल जाती है। पचखियां मतलब अंकुरण। तो जो चीज वहां पर नहीं है वो भी वहां होकर भी वहां पर अंकुरण होने लगता है, वो नई चीज उसमें से उत्पन्न होने लगती है। आदमी दशवा मेघ पर जाता है। दशवा मेघ जो है यहाँ पर बनारस का एक घाट है जहाँ पर पूजा और स्नान होता है। तो दशवा मेघ पर जब आदमी जाते हैं बनारस में तो उन लोगों को लगता है कि जो घाट का जो आखिरी पत्थर है वे भी क्या हो रखा है और कुछ और मुलायम हो गया है। दशवा मेघ का जो आखिरी पत्थर भी होगा तो वो और अधिक मुलायम हो गया है। जब लोग वहां उस घाट में जाते हैं तो ये पता उन्हें चलता है कि जो आखिरी पत्थर है घाट का वे भी मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर जो बंदर बैठे हैं उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी है। जो बंदर बैठे हैं सीढ़ियों पर वो डरे नहीं है, उनमें एक अजीब सी नमी है, उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। निचाट मतलब होता है पूरी तरीके से। तो पूरी तरीके से जो खालीपन है, एकदम से जो खालीपन है, किसका? कटोरों का। किसकी कटोरे? भिखारियों के कटोरे। क्योंकि आध्यात्मिक स्थल है तो वहां पर जो भिखारी हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो भिखारियों की जो कटोरों का जो निचाट खालीपन है, जो पूरी तरीके से उनके कटोरे खाली हैं, उनकी आंखों में भी एक चमक देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वसंत आ चुका है। और जब वसंत आ गया है तो अब जो बनारस में जो लोग हैं जो यात्रा करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, वो आएंगे। और जब लोग वहां घूमने जाएंगे, जब लोग वहां आरती के लिए जाएंगे, धार्मिक रूप से जाएंगे, तो इन भिखारियों का जो निचाट खालीपन है, जो पूरी तरीके से खालीपन है, वो भी खत्म होगा। लोग उन्हें दान देंगे। इस दृश्य की कल्पना करके ये जो भिखारी हैं इनकी आंखों में भी वो चमक देखने को मिलती है। इन बंदरों की आंखों में भी एक अजीब सी नमी इसीलिए दिखती है क्योंकि उन्हें भी पता है वसंत आ गया है, तो अब बनारस शहर में लोगों का आगमन होगा, लोग आएंगे और लोग इन्हें भी कुछ देंगे। तो जो आखिरी घाट का पत्थर है वो भी अब कुछ नर्म हो गया है, उसमें भी कुछ शक्ति जो थी पत्थर में वो भी अब कम हो गई। यही है बनारस का परिदृश्य जो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही कोमल और निर्मल है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु में एक अजीब सी चमक है।
जो लोगों का इंतजार करती है वसंत के आगमन में। ये उसकी धार्मिक महत्व की चीज है जिसे हमें दिखाया गया है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। ये जो बनारस शहर है, तुमने कभी देखा है कि वसंत जब आता है, वसंत का उतरना इन खाली कटोरों में? किनके खाली कटोरे? खाली कटोरे हैं यहाँ पर भिखारियों के। जो वसंत के जब वसंत आता है तो बनारस में जो भिखारी हैं उनके खाली कटोरों में वसंत उतरता है। वसंत के उतरने का यही मतलब है कि जो उनके खाली कटोरे हैं वो भर जाते हैं। कब भरते हैं? वसंत के आगमन पर। क्यों वसंत क्या अपने साथ ये जो ऋतु ये पैसों की बरसात करेगी? ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, जब वसंत आता है, ऋतु में परिवर्तन होता है और ऋतु जो है सुहानी हो जाती है, तो बनारस में लोग जो है धार्मिक यात्रा के लिए जाते हैं। और जब दार्शनिक लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर वो उन भिखारियों को जो दान दक्षिणा देंगे, जिसकी वजह से जो उनका खाली कटोरे हैं वो उन खाली कटोरों में पैसे होंगे, दान होगा। और इस तरह जो वसंत है वो इनके खाली कटोरों में उतरता है और उन कटोरों को भर देता है। तो हमने नहीं देखा कि खाली कटोरे इस तरीके से वसंत के आने पर भरते हैं। ये बनारस शहर की पवित्रता, धार्मिक महत्व है। ये शहर इसी तरह खुलता है। और ये बनारस शहर कब खुलता है? वसंत के आगमन पर। और कैसे खुलता है? जब लोग यहाँ पर आते हैं और इसी तरह भरता है। और लोगों के आने से ये शहर भर जाता है और खाली होता है इसी तरह। और जैसे ही वसंत चला जाता है, जब लोग यहाँ से चले जाते हैं तो ये शहर भी उसी तरह खाली हो जाता है। तो खाली कटोरों में वसंत के उतरने से यहाँ से क्या आशय है? तो खाली कटोरों में वसंत के उतरने का यही आशय है कि जब वसंत का आगमन होता है तो बनारस शहर में जो दर्शन के लिए दर्शनार्थी आते हैं तो वो अपने कुछ पैसे इन भिखारियों के खाली कटोरों में देते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, जिसकी वजह से जो वसंत के आगमन पर इनके खाली कटोरे हैं उनका जो निचाट खालीपन है, पूरी तरीके से वो जो खाली कटोरे हैं वो इन दान दक्षिणाओं की वजह से भर जाते हैं और उनकी आंखों में हमें एक चमक देखने को मिलती है। जो वसंत के आने पर लोगों की जब भीड़ बढ़ती है बनारस में तो वो यहाँ पर दान दक्षिणा देते। और इसी तरह जो वसंत है वो यहाँ पर इनके खाली कटोरों में उतरता है, जिसकी वजह से इन भिखारियों को भीख मिलती। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गलियों से चमकती हुई गंगा की तरफ। यहाँ रोज रोज बनारस में रोज क्या होता है कि अनंत, अनंत मतलब असंख्य, जिनकी कोई अंत ही ना हो। तो मतलब इतनी ज्यादा संख्या में जो शव है, शव मतलब डेड बॉडी, इतनी ज्यादा संख्या में डेड बॉडी को यहाँ पर रोज जो है वो गंगा की तरफ ले जाया जाता है। क्योंकि हमने पहले ही देखा था इंट्रो में कि बनारस शहर में जो मोक्ष की अवधारणा है वो जुड़ी हुई। तो इसीलिए जो लोगों का जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो बनारस शहर में की जाती है, जिससे माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति जो है होगी। इसीलिए बनारस शहर में प्रतिदिन रोज रोज बहुत सारे शवों को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार उनका किया जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि रोज रोज अनंत शवों को कंधे जो है वो अंधेरी गलियों से गंगा की तरफ लेकर जाते हैं। यहाँ पर चमकती गंगा है, उसी मोक्ष की अवधारणा से जुड़ी हुई गंगा। और इन शवों को, अनंत संख्या में जो ये शव है, इनको गंगा की तरफ ले जाया जाता है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग और धीरे धीरे बजते हैं घंटे। शाम धीरे धीरे होती है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो बनारस शहर है इसमें सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे होती है। और क्या क्या धीरे धीरे होता है? जो धूल है वो धीरे धीरे उड़ती है बनारस शहर में। बनारस के जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे चलते हैं। बनारस में जो घंटे हैं, जो घंटियां टंगी हैं, इतने मंदिर हैं कि जो घंटियां हैं वो भी धीरे धीरे बजते हैं। शाम भी यहाँ धीरे धीरे होती है। यहाँ पर बताया है कि इस दौड़ भरी जिंदगी में जो बनारस शहर है वो आज भी बड़ा धीमी गति से हर काम वहाँ होता है। हर काम में यहाँ शांति है, कोई भागम भाग नहीं है। हर चीज एक मध्यम गति से चलती है और यहाँ हर काम इसीलिए धीरे धीरे होता है क्योंकि यहाँ शांति है, स्थिरता है। और यहाँ उस तीव्र गति से काम नहीं होते जो आज आधुनिक दौर में हो रहे हैं। यहाँ
जो प्रकृति है वो तो धीरे धीरे चलती ही है, साथ ही लोग भी धीरे चलते। प्रश्न देख लेते हैं। बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया? जो बनारस की पूर्णता है वो यहाँ पर भिखारियों को भीख मिलने से है कि उनकी आंखों में किस प्रकार की चमक जो है वो दिखाई देती है जब वसंत का आगमन होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वसंत आएगा, वसंत आ चुका है, तो अब जो दर्शनार्थी हैं वो आएंगे और उन्हें दान दक्षिणा देंगे, जिसके कारण जो उनका खाली कटोरा है अब वो धीरे धीरे भर जाएगा। ये पूर्णता है, उनकी आंखों में जो चमक है वही यहाँ की पूर्णता है। इस बनारस की पूर्णता ही यही है कि उनमें एक आशा है, एक उमंग है कि ये अब होगा। उनका जो निचाट खालीपन है कटोरों का, अब वो भरेगा। रिक्तता, खालीपन, पूर्णता मतलब होता है जो कंप्लीट है, ठीक है, और जो रिक्तता है वो खालीपन। तो खालीपन क्या है बनारस का? बनारस का खालीपन है ये कि यहाँ पर अनगिनत शव जो है वो हर रोज गंगा की तरफ ले जाए जाते हैं। जो मृत्यु का जो पक्ष है वो यहाँ पर रिक्तता को इंगित करता है कि अनंत शव जो है वो प्रतिदिन रोज रोज यहाँ पर अंधेरी गलियों से गंगा की तरफ ले जाए जाते। जो मोक्ष प्राप्ति की जो यहाँ पर अवधारणा है वो बनारस से जुड़ी हुई है। बनारस की रिक्तता ही यही है कि अनंत शवों की यहाँ पर अंत्येष्टि की जाती। दूसरा प्रश्न है, बनारस में क्या क्या धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस प्रश्न का हमें जो उत्तर है वो आगे मिलेगा, लेकिन इस प्रश्न में ये कुछ भी पॉइंट ऐड होंगे, जैसे यहाँ पर धीरे धीरे क्या क्या होता है। तो धीरे धीरे जो धूल है वो उड़ती है, धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ पर चलते हैं, जो मंदिरों के जो घंटे हैं वो भी धीरे धीरे बजते हैं, और जो शाम है यहाँ की वो भी धीरे धीरे ही होती। और धीरे धीरे से कवि यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हर काम धीरे धीरे होता है, यहाँ भागम भाग से कोई काम नहीं होता। आज भी जो प्रकृति है और जो यहाँ के लोग हैं वो शांत हैं, स्थिर है और अपना काम धीरे धीरे ही करते हैं। साथ ही इस प्रश्न में कुछ और पॉइंट भी ऐड होंगे जो आगे हमें देखने को मिलेंगे। ये धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे समूचे शहर को। वही प्रश्न जो अभी हमने पीछे देखा उसमें ये आएगा कि यहाँ पर जो धीरे धीरे होना है वो यहाँ की संस्कृति को, इस पूरे समूचे शहर को एक लय में बांधे हुए, एक सामूहिक लय में बांधे हुए धीरे धीरे होना, जो इस पूरे बनारस में जो ये विभिन्न काम हैं जो धीरे धीरे हो रहे हैं, उन धीरे धीरे कामों के होने से बनारस शहर में एक सामूहिक लय आती है। क्योंकि सभी काम धीरे धीरे हो रहे हैं, इसीलिए एक सामूहिक लयबद्धता हमें दिखाई देती है। और धीरे धीरे होने के कारण यहाँ पर जो दृढ़ता से बांधे है इस समूचे शहर को, जो प्रत्येक काम एक लय में होता है यहाँ पर, उसके कारण जो ये पूरा समूचा शहर है, बनारस शहर है, ये दृढ़ है, मजबूत है, स्थिर है। ये अपने आप में धार्मिक दृढ़ता हासिल किए हुए है और ये बंधा हुआ शहर है। ये अलग थलग नहीं है, ये शहर अपने आप में ही सामूहिक लय में चलता है। ये एक शहर है। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि कुछ की हिलता नहीं है कुछ भी। जो कुछ चीज जहाँ थी वही रखी है। यहाँ पर जो धीरे धीरे जो सामूहिक लहता है धीरे धीरे होने में, वो इस शहर को दृढ़ता से बांधे हुए, इस पूरे समूचे शहर को एक बनाए हुए, और इसीलिए यहाँ पर कुछ भी गिरता नहीं, कुछ भी आपका पीछे नहीं छूटता। बनारस शहर कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता, हमेशा सबको साथ लेकर चलता है। यहाँ पर हिलता नहीं है, कुछ भी हिलकर अलग नहीं होता है। जो चीज जहाँ थी बनारस में आज भी वही है। बनारस की जो पहले धार्मिक पहचान थी, जो प्राचीनतम शहर जो पहले था, वही आज अपना महत्व ये बनाए हुए है। इसीलिए जो चीज इसकी जहाँ थी वही है, कि गंगा वही है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। गंगा की जो धार्मिक पवित्रता है आज भी वैसी ही है जो पहले थी। बनारस में जो कुछ था पहले जैसा, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। बनारस में भले ही आधुनिकता का समाहार हुआ हो, लेकिन उसकी धार्मिक पहचान, उसकी आध्यात्मिकता पहले जैसी ही है। वही बंधी है नाव। जो प्राचीनतम शहर था आज भी वैसा ही प्राचीनतम है। वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ। इसका जो सांस्कृतिक महत्व है वो पहले जैसा ही है, कि तुलसीदास की खड़ाऊ जहाँ रखी थी। खड़ाऊ जो है वो पैर में जो लकड़ी के चप्पल होते थे, देखा होगा आपने, वैसे ही उन्हें खड़ाऊ कहा जाता था, लकड़ी के चप्पल। तो तुलसीदास की खड़ाऊ आज भी वही रखी है जहाँ रखी गई थी।
सैकड़ों बरस से जहाँ रखी रहती थी वही रखी। इसका यही मतलब है कि जो इसकी धार्मिक पहचान पहले थी आज भी वही है। इसकी जो भक्ति भावना पहले थी आज भी वही है। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। जो चीजें पहले जैसी हैं वो आज भी वैसी की वैसी ही है। यही है धार्मिक पहचान बनारस की आध्यात्मिकता। यही बनारस शहर की जो रीति रिवाज हैं, जो मूल्य हैं, वो आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। प्रश्न देख लेते हैं। धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है? बनारस में जो सामूहिक लयता है, ये जो लय है सामूहिक लय, इसमें पूरा बनारस शहर बंधा हुआ है। बनारस शहर में इस सामूहिक लय की वजह से जो दृढ़ता है वो इतनी मजबूत हो गई है। ये शहर इतना मजबूत हो गया है कि ये अपने आप में स्वयं को बांधे हुए है। ये एक दृढ़ शहर बन चुका है कि यहाँ कुछ भी परिवर्तन होता है बाहर, उनका यहाँ पर असर नहीं पड़ता। जो भी आधुनिकता है वो इस शहर पर अपना प्रभाव डाल ही नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक जो भी रहा है, जो भी इसका ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राचीन महत्व रहा है, वो आज भी वैसा का वैसा है जैसा बनारस में पहले था। बनारस में जो कुछ पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। यही सामूहिक लय में बनारस शहर को बांधे हुए है कि वो पहले से और भी ज्यादा दृढ़ और मजबूत हो गया। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में। कभी सही सांझ मतलब है शाम की शुरुआत में। अगर शाम की शुरुआत में आप कभी इस शहर में घुस जाओ बिना किसी सूचना के, बिना किसी तैयारी के, अगर इस शहर में चले जाओ शाम में, तो आपको पता चलेगा कि जो ये शहर है ये किस प्रकार से शाम की आरती के प्रकाश में पूरी तरीके से घुला हुआ है। जब अचानक से इस शहर में बिना किसी सूचना के शाम की शुरुआत में जाते हैं तो दिखता है कि ये जो शहर है, बनारस जो शहर है, ये आरती के प्रकाश में, आलोक मतलब होता है प्रकाश, आरती के प्रकाश में ये जो शहर, जब हम इसे आरती के प्रकाश में देखते हैं शाम में, तो इसकी जो बनावट है वो अद्भुत प्रतीत होती है। कैसे? जो बनारस है वो शाम की आरती के समय, आरती में, आलोक में इतना अद्भुत क्यों लगता है? क्योंकि तब ऐसा लगता है मानो जो बनारस है वो आधा जल में डूबा हुआ है। क्योंकि पानी है, तो इसीलिए जो गंगा का जल है, जो यहाँ पे गंगा का जो पानी है, उसमें ये जो है अद्भुत लगता है। आधा मंत्र में प्रतीत होता है, क्योंकि मंत्रोच्चारण होते हैं वहां पर, इसीलिए बोला गया है कि आधा ऐसा लगता है मानो जो ये आधा शहर बनारस का है, आधा गंगा के जल में डूबा हो और आधा मंत्र में, तो आधा फूलों में। इस प्रकार से जो बनारस है वो आधा भक्ति में डूबा हुआ है, आधा मंत्रों में डूबा हुआ है और आधा फूलों में डूबा हुआ है। इसीलिए इसकी बनावट जो है अद्भुत है। प्रश्न देख लेते हैं। सही सांझ में घुसने का बनारस की किन किन विशेषताओं से पता चलता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर मिलेगा और आगे भी मिलेगा कि यहाँ पर जब सही सांझ में जब हम घुस जाते हैं बनारस शहर में, तो इसकी निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में हमें पता चलता है कि किस प्रकार से शाम की आरती में ये जो बनारस शहर है ये डूबा हुआ अद्भुत सा प्रतीत होता है। इसकी बनावट ही अद्भुत है। शाम में आरती जो है उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। आधा ये जल में डूबा हुआ प्रतीत होता है, गंगा के जल में ये डूबा हुआ प्रतीत होता है, तो आधा ये मंत्रोच्चारण में होता है और आधा ये फूलों में प्रतीत होता है। आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं। बनारस शहर जो है वो आधा शव में प्रतीत होता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, बनारस शहर की जो आस्था है वो मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा से जुड़ी हुई, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति से जुड़ी हुई है, इसीलिए जो असंख्य शवों की जो अंतिम संस्कार है वो बनारस में किया जाता है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो बनारस शहर है वो आधा शवों में, आधा नींद में लीन है, तो आधा शंख उच्चारण में, शंख नाद में लीन, शंखों की ध्वनि में लीन। और अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बनारस शहर जो है वो आधा है इसकी आध्यात्मिकता में, इसके धार्मिक महत्व में, और आधा नहीं है। तो कहाँ नहीं है? आधुनिकता में नहीं।
बनारस शहर जो है अनेक जो सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है, इसीलिए ऐसा लगता है कि बनारस शहर किसी एक क्रिया में पूर्णता नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं वो अलग अलग क्रियाओं में लीन है। कोई शवों में, अंत्येष्टि में, तो कोई नींद में, तो कोई शंखनाद में, कोई ध्यान में, और अनेक ऐसी प्रक्रियाएं। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई अलग अलग कार्य कर रहा है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे बनारस जो है वो आधा है और आधा नहीं। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। स्तंभ मतलब सहारा। यहाँ पर बनारस शहर में जो कुछ भी है वो बिना किसी सहारे के खड़ा है। क्या है बनारस शहर में? बनारस शहर में यहाँ की सांस्कृतिक महत्व है, सांस्कृतिक जो इसकी पहचान है वो है, जो आध्यात्मिकता है बनारस की, जो इसके रीति रिवाज, जो इसकी मूल्य मान्यताएं हैं, वो पहले जैसे ही हैं। जो इसकी प्राचीनतम जो महत्व है वो सब वैसे के वैसे हैं जो पहले थे, और वो बिना किसी सहारे के आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, और जो बनारस में नहीं है उसको थामे हैं, उसको सहारा देते हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे खंबे। आग के स्तंभ, पानी के स्तंभ, धुएं के स्तंभ, खुशबू के, आदमी के ऊपर उठे हुए हाथों के स्तंभ। आग का स्तंभ क्या है? यहाँ पर आग का स्तंभ है शवों को जब जलाया जाता है। पानी का स्तंभ यहाँ पर गंगा है, और धुआं जब आरती होती है तो उससे जो धुआं उठता है। खुशबू जो यहाँ पर जो फूल पत्तियां या जो अगरबत्तियां सुलगाई जाती हैं, या जो आरती के समय जो खुशबू आती है, पूरे वातावरण में जो आरती की सुगंध जो है वो फैल जाती है। और आदमी यानी आदमी के ऊपर उठे हुए हाथ, जो भक्त हैं, जो भक्ति में लीन है, उनके हाथ जो है, ये सब स्तंभों की वजह से जो बनारस शहर है वो आज भी वैसा का वैसा ही लीन है अपनी इस आध्यात्मिकता में। बनारस शहर को यही सब है जो उसे थामे हुए हैं। बनारस शहर आज अपनी आधुनिकता से अलग होकर अपनी आध्यात्मिकता में क्यों लगा हुआ है? क्यों उसमें जो है आधुनिकता नहीं आई है? वो आज भी वैसा का वैसा है जैसा वो पहले था। वो आज भी उसी आध्यात्म में, उसी धार्मिक विश्वास में अपना महत्व रखे हुए हैं। जबकि अन्य शहरों में आधुनिकता हो रही है, नई नई चीजें बन रही हैं, एकदम मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन बनारस शहर में ऐसा नहीं हुआ। बनारस अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राचीनतम महत्व को आज भी वैसे बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ के भक्त जो हैं इसको सहारा देते हैं। यहाँ जो गंगा है वो इसे सहारा देती है, राख और रोशनी जो है वो इसे सहारा देते हैं। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। बनारस शहर जो है वो किसी अलक्षित मतलब अज्ञात, जिसे ना देखा हो, ऐसा सूर्य जिसे हम नहीं देख सकते, उस सूर्य को अर्घ देता हुआ ये जो बनारस शहर है वो शताब्दियों से गंगा के जल में खड़ा हुआ है। अब ऐसा कौन सा सूर्य है जिसे हमने नहीं देखा? वो सूर्य यहाँ पर उन भावनाओं की, उन आस्थाओं की बात हो रही है जो बनारस शहर में सदियों से चलती आ रही है। वो भक्ति, वो आस्था, वो परंपराएं जो बनारस शहर में हैं, उन परंपराओं को जो बनारस शहर है हमेशा से अर्घ देता रहा है, जल चढ़ाता रहा है। बनारस शहर में वो आस्थाएं, वो पवित्रताएं हमेशा से बनी रहती हैं, जो शताब्दियों से बनी हुई हैं, और आज भी वो आध्यात्मिकता, वो भक्ति और वो सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व आज भी बनारस में वैसे के वैसे बने हुए हैं। और गंगा के जल के साथ बनारस शहर पहले जैसा उसी तरह शताब्दियों से एक टांग पर खड़ा है। ये बनारस शहर एक टांग पे खड़ा है। ये एक टांग कौन सी है बनारस की? बनारस अब इंसान थोड़ी है कि एक टांग पे खड़ा है। यहाँ पर बनारस की एक टांग का यही मतलब है कि वो अपनी आध्यात्मिकता की एक टांग पर खड़ा है। आध्यात्म यानी भगवान से जुड़ा हुआ, धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ है। उसकी एक टांग है आध्यात्मिकता की, तो दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है बनारस। बनारस की दूसरी टांग है आधुनिकता की। यहाँ पर दो शब्दों को आप मुख्यतः ध्यान में रखेंगे। पहला अध्यात्म और दूसरा आधुनिक। आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ बनारस है और दूसरी ओर आधुनिकता का समाहार उसमें हो रहा है। उसकी एक टांग आध्यात्मिकता की है तो दूसरी आधुनिकता की, और आधुनिकता से ये शहर बिल्कुल बेखबर है। आधुनिकता का इसमें केवल समाहार हुआ है, लेकिन इस बनारस शहर के जो लोग हैं
उनमें आज भी आध्यात्मिकता का ही जोर अधिक है, क्योंकि एक ही टांग पर खड़ा है ये बनारस शहर, और वो टांग है आध्यात्मिकता की, धार्मिक महत्व की, और दूसरी टांग है आधुनिकता की, जिससे ये शहर बेखबर है, अभी ये बिल्कुल उससे परिचित नहीं हुआ है। धीरे धीरे उसका समाहार अवश्य हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसके सांस्कृतिक महत्व को अभी भी संभाल रखा है। प्रश्न देख लेते हैं। बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं, उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। कविता में हमें दो जगह मानवीय क्रियाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जो बनारस शहर के लिए प्रयोग की गई। मतलब बनारस शहर को ऐसा रूप दिया गया है जिसमें वो मानव की तरह उसे बताया गया है। पहला, जिसमें बनारस को सबसे शुरुआत में कहा गया था कि बनारस शहर की जो जीभ है वो किरकिराने लगती, तो वहां पर बनारस शहर की जीभ तो नहीं किरकिराने लगेगी। वहां अर्थ ये था कि जो बनारस में जब बसंत आता है अचानक से, तो जो धूल से भरी हुई जो आंधियां हैं, जब वो पूरे शहर में चलती हैं, तो उससे पूरे शहर में धूल धूल हो जाता है, और जो लोग हैं उनकी जो जीभ है वो किरकिराने लगती है, पूरे शहर में धूल हो जाती है, जिसके कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये व्यंजनार्थ था उसका। दूसरी जगह जैसे कि यहीं पर दिख रहा है, वह अपनी टांग पर खड़ा ये शहर। बनारस शहर की ना जीभ है ना टांग, यहाँ पर व्यंजनार्थ। तो बनारस शहर जो है एक टांग पर खड़ा है और अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। इसमें व्यंजनार्थ ये है कि जो बनारस शहर है वो अपनी आधुनिकता को पीछे छोड़कर अपनी आध्यात्मिकता में इतना ज्यादा रंग गया है कि उसे अपनी आधुनिकता का बिल्कुल खबर ही नहीं। बनारस शहर जो है आधुनिक होने की राह पर है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों में आध्यात्मिकता जो है वो प्रबल है। यहाँ के लोग जो हैं वो सांस्कृतिक महत्व को, इसके धार्मिक पक्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यही यहाँ पर व्यंजनार्थ निहित है। कविता का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, और शांत रस है। अलंकार देख लेते हैं। बैठे बंदर, सही सांझ, बिल्कुल बेखबर में अनुप्रास अलंकार है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ कहाँ है? रोज रोज, धीरे धीरे और ऊंचे ऊंचे, एक ही वर्ण की जो है आवृत्ति हुई, एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है 2 बार, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश। इसी के साथ हमारी ये पहली कविता खत्म होती है बनारस। आगे चलते हैं। इस पाठ की जो हमारी दूसरी कविता है उसका नाम है दिशा। दिशा जो कविता है उसके रचयिता भी केदारनाथ सिंह है, जैसा कि पहले बताया गया था। ये बाल मनोविज्ञान से संबंधित कविता है। इसमें एक छोटे बालक के मन का यथार्थ जो है वो बाहर लाया गया। इसमें कवि ये बताते हैं कि हर मनुष्य का, हर एक व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। यथार्थ का क्या मतलब है? सच्चाई। हर एक मनुष्य के लिए उसका अपना सत्य है, हर एक मनुष्य का अपना एक यथार्थ है, और प्रत्येक जो मनुष्य है वो अपने यथार्थ को अपनी तरीके से ही देखता है। जैसे मेरे लिए जो सत्य है, जो मेरे लिए सच है, वो किसी और के लिए अलग हो सकता है। ठीक उसी तरीके से जो बच्चे हैं वो भी अपना सच जो है, अपना यथार्थ जो है, अपने ढंग से देखते हैं। उनके लिए जो चीज महत्व रखती है वो अलग होगी, लेकिन वहीं पर किसी एक बड़े इंसान के लिए वो चीज बिल्कुल महत्व नहीं रखती होगी। तो यही कवि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि एक बाल सुलभ संज्ञान जो है वो यहाँ पर उनको मोह लेता है कि एक जो बालक का मन है वो कैसा होता है, उसका यथार्थ क्या होता है। कवि यहाँ यही बताना चाहते हैं कि हम बालकों से, हम बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो कविता को देखते हैं। दिशा। हिमालय किधर है? हमारी कविता बहुत छोटी है, बस इतनी ही कविता है, लेकिन इस छोटी सी कविता के माध्यम से भी जो कवि हैं उन्होंने एक बड़ी बात जो है सामने रखी। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। एक स्कूल के बाहर एक छोटे बच्चे से कवि ने पूछा कि हिमालय किधर है, बताओ तो। और वो बच्चा अपनी पतंग उड़ा रहा था। बच्चा स्कूल के बाहर अपनी पतंग उड़ा रहा था और कवि ने उससे पूछा कि हिमालय किधर है। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। और बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने जिसकी पतंग जो है वो दूसरी ओर भागी जा रही थी, उसने उसी ओर इशारा करके कहा कि उधर उधर, वहां पर हिमालय है। उसने ये उत्तर दिया। कवि ने प्रश्न किया था कि हिमालय किधर है, और उस बच्चे ने उत्तर दिया कि उधर उधर।
और किधर? जहां पर उसकी पतंग उड़ी जा रही है। बच्चे की जहां पर पतंग उड़ी जा रही है उसी दिशा की ओर उसने संकेत करके बोला कि उधर की साइड हिमालय। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर। और तब कवि कहते हैं कि मुझे तब पहली बार पता चला कि हिमालय किधर है। कवि को चूंकि पहले से मालूम है कि हिमालय कहाँ है, लेकिन फिर भी वो बच्चे से पूछते हैं कि हिमालय कहाँ है, और वो बच्चा उसे नहीं पता बच्चे को हिमालय कहाँ है, हिमालय किस दिशा में है, उसे नहीं पता। लेकिन जहाँ उसकी पतंग जा रही है उसके लिए वही हिमालय, उधर ही हिमालय, क्योंकि उसके लिए जो महत्वपूर्ण अभी चीज है वो उसकी पतंग है। और यहाँ कवि कहते हैं कि उन्होंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर, क्योंकि कवि के लिए जो यथार्थ है वो अलग है, लेकिन उस बच्चे के लिए यथार्थ अलग है। प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? जब बच्चे ने कहा कि उधर उधर, ये क्या प्रकट करता है? यह हमें बताता है कि एक बच्चे के लिए उसकी पतंग जो है वो अधिक महत्वपूर्ण थी, और उसने तो शायद ढंग से प्रश्न सुना भी नहीं होगा और उसे ये भी नहीं मालूम कि हिमालय किधर है, लेकिन फिर भी उसने ये कह दिया कि उसकी पतंग जिस दिशा में है उसी दिशा में हिमालय होगा। ये यही प्रकट करता है कि एक बच्चे के लिए जो उसका यथार्थ है वो उसका अपना यथार्थ है, उसके लिए अपनी सच्चाई है, उसका अपना जो सोच समझ है उसके अनुसार वो बताता है कि उधर उधर जिधर उसकी पतंग जो है उड़ी जा रही है। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्ति में क्या भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति का भाव यही है कि कवि जो है उन्होंने पहली बार ये स्वीकार किया, उन्होंने सच में ये स्वीकार किया कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि हिमालय किधर है, और उन्होंने ये पहली बार जाना कि हिमालय किस दिशा में। वास्तविकता में कवि को दिशा का मालूम था कि हिमालय उत्तर दिशा में है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्रत्येक मनुष्य का अपना जो है सच होता है, प्रत्येक मनुष्य का अपना यथार्थ है, और वह उसी तरीके से अपने आप को देखता है और दूसरी चीजों को देखता है। उस बच्चे के लिए उसका अपना सच था, उसका अपना एक नजरिया था उसको देखने, चीजों को देखने का, और उसके लिए उसकी पतंग महत्वपूर्ण थी, इसीलिए उसने उसी दिशा में हिमालय को कहा जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ी जा रही। यहाँ कवि जो हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि एक बच्चे से ही हम सीख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, उसका सच्चाई होती है, और वे उसे अपने ढंग से ही देखता है। इसी के साथ हमारी ये कविता भी समाप्त होती है। इसके शिल्प सौंदर्य पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ भाषा जो है वो सरल, सहज, खड़ी बोली है, सपाट भाषा है, सिंपल भाषा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के तत्सम तत्व शब्दों का यूज नहीं है, सिंपल भाषा है, समझ आ जाती है। मुक्तक छंद है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। लक्षण के माध्यम से समझाया ना, हिमालय किधर है और पतंग उधर उधर, इन सब का एक अपना लक्षण है जो कवि यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। शास्त्र रस है, अलंकार केवल एक ही है, पुनरुक्ति प्रकाश वो भी उधर उधर में। इसी के साथ हमारा जो ये पाठ है ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको लेने के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं। आप अदर एप्लीकेशंस के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, शालू स्नेही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।